नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। मनोज कुमार जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, कुणाल शाह हैं निर्मल बंग से, रवि देवरा हैं कुबरजी ग्रुप से, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, और साथ ही आगे हमारे साथ देवेंद्र वोरा होंगे एपीएमसी से, जो गेहूं और चावल के कारोबारी है। उनसे हम महंगाई को लेकर एक रुख जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज किस तरह का एक्शन पूरे ही मार्केट में दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर, जहां पर फेड मिनट्स के बाद से यहां पर दबाव बढ़ गया है। $1920 तक कॉमेक्स पर कल सोना फिसल गया था। 58,500 के नीचे एमसीएक्स पर सोना आ चुका है और चांदी 69,500 के करीब है। क्रूड की बात करें तो ब्रेंट 83 पे आ चुका है। यहाँ पर चीन से मांग घटने का डर हावी हो चुका है। नेचुरल गैस 2 हफ्ते कम मांग का अनुमान है, उससे यहाँ पर दबाव है। आज के सत्र में दायर में कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स पर नेचुरल गैस 215 रुपए के पास, कॉपर 720 रुपए के नीचे। चीन की चिंता से यहाँ पर भी दबाव है। जिंक तो हफ्ते भर में 7.5% टूट चुका है। ग्वार सीड और ग्वार गम कल मुनाफा वसूली दिखी थी, आज 6,150 रुपए के आसपास ग्वार सीड और ग्वार गम है 12,700 रुपए के करीब। आज हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। हल्दी में आज भी दबाव है, 16,000 के नीचे है। आज हल्की मुनाफा वसूली दिख रही है। जीरा लेकिन कल की मुनाफा वसूली के बाद यहां पर तेजी दिख रही है, 59,000 के ऊपर है। धनिया की बात करें तो 7,300 के करीब आज हल्की तेजी यहां भी दिख रही है। चलिए आज सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि यहां पर भाव मार्च के निचले स्तर पर आ चुके हैं। एमसीएक्स पर देखें तो 58,500 के करीब और कॉमेक्स पर $1920 तक आ चुका है। प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे गोल्ड और सिल्वर में? क्या और आपको यहां से गिरावट दिख रही है क्या? गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से यस 60,000 ऊपर का दायरा क्रॉस नहीं कर पा रही है। अकॉर्डिंगली वहीं से गोल्ड के प्राइसेस करेक्शन नीचे की तरफ दिखाई दे रहे। मेरे ख्याल से यहाँ से और भी जो करेक्शन है वो और भी पॉसिबल नीचे की तरफ जा सकता है। ट्रेड पर्सपेक्टिव से 58,520 के पास में सेल करना चाहिए, 58,670 का स्टॉप लगाना चाहिए और नीचे में टारगेट 58,200 के रखने चाहिए। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रहेगी इस पॉइंट पर। ओके, तो ये भी हुआ गोल्ड और सिल्वर को लेकर प्रथमेश जी का। कुणाल जी, क्या लग रहा है आपको, जो गिरावट आई है फेड मिनट्स के बाद से, आगे किस तरह का रुख रहेगा? क्या इस गिरावट को खरीदारी के तौर पर इस मौके को देखना चाहिए? जी अगर आप देखेंगे सो फेड की मीटिंग को छोड़ के डॉलर इंडेक्स लगातार स्ट्रांग हो रहा है, बिकॉज युआन कंटिन्यूस वीक होते जा रहा है और जो वर्ल्ड में रिस्की असेट्स में करेक्शन का माहौल चालू हो गया है, तो डॉलर की स्ट्रेंथ के कारण गोल्ड और सिल्वर नीचे आ रहा है। ये लेवल से लंबी मंदी नजर नहीं आ रही है। सिल्वर 500-800 रुपये नीचे जा सकता है, गोल्ड 200-300 रुपये नीचे जा सकता है, बट दीज आर नॉट द लेवल टू इनिशिएट फ्रेश शॉर्ट पोजीशन। ओके, फ्रेश शॉर्ट नहीं करने के। चांदी क्या लग रहा है सर? 8-9 हजार रुपए के आसपास की गिरावट आ चुकी है रिकॉर्ड स्तरों से। इन स्तरों पे कुणाल जी खरीदे क्या चांदी 69,600 के आसपास? I think yes, 68,500, 68,800 के आसपास सिल्वर इज अ गुड बाय। 67,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए और ओवरऑल व्यू नीचे से बार्गेन बाइंग का ही बन रहा है, ज़्यादा मंदी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ से ज़्यादा मंदी नज़र नहीं आ रही है। 67,000 के आसपास आप चांदी खरीदारी का मौका देख सकते हैं। मनोज जी, आपका व्यू आज के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से क्या सलाह देंगे? 58,500 के आसपास गोल्ड है और 69,650 पे चांदी है। इन स्तरों पर इन दोनों ही काउंटर में क्या करें आज? नमस्कार विश्वमोहन जी। बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह से कुणाल ने बताया कि डॉलर इंडेक्स में लगातार स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और उसी के चलते सोने और चांदी में दबाव है। सोना $1920 भी कल क्रैक करता हुआ नजर आया था, तो अभी थोड़ा सा व्यू जो है वो डाउनवर्ड ही है। सोना इंटरनेशनल मार्केट में $1900 और भारतीय बाजारों में 58,100, 200 तक के स्तर दिखा सकता है। तो सोने में भी थोड़ी और जो डाउन साइड है वो यहाँ से नजर आती है। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से आज यहाँ पे हमने चांदी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है $22.7 का था वो टूटते हुए देखा है। तो यहाँ थोड़ी जो गिरावट है वो एक्सटेंड हो सकती है। तो इंट्राडे के लिहाज से 69,750 में सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी सिल्वर में, और एक स्टॉप लॉस जो लगाना है 70,220 का लगाना है। नीचे में 68,900, 69,000 तक के जो लक्ष्य है वो यहाँ देखने को मिल सकता है। ओके, रवि जी, अब आपका व्यू जानना चाह रहे हैं गोल्ड और सिल्वर को लेके। आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड सिल्वर में? आपका ऑडियो म्यूट है रवि जी, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। नहीं
चालू है। एम आई ऑडिबल? आप बोलिए सर। हाँ जी। बेसिकली जिस हिसाब से अभी ट्रेंड चल रहा है, मुझे लग रहा है कि जब तक ये ट्रेजरी यील्ड्स है, जब तक वहां पे करेक्शन नहीं आएगा, मुझे गोल्ड एंड सिल्वर में ज्यादा रिकवरी की संभावना नहीं दिख रही। पर्टिकुलर बात करें तो सिल्वर थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि वहां पे चाइना भी एक एडिशनल प्रेशर बना हुआ है। इंडस्ट्रियल डिमांड के लेके काफी कंसर्न्स अभी इमर्ज हुए हैं, क्योंकि डिस्पाइट कि चाइना इतना पैकेजेस दे रहे, इतना स्टिमुलस दे रहे हैं, वहां पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में कुछ सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। तो वहां पे थोड़ा प्रेशर वहां ज्यादा रहेगा। मुझे लग रहा है सिल्वर शॉर्ट करे, स्टॉप लॉस लगा सकते 70,100 का, एंड डाउन साइड 69,000 तक के लेवल आपको चांदी में आते हुए दिख सकते हैं। सोना में मुझे लग रहा है कि करेक्शन में थोड़ा वहां पे सेलिंग अवॉइड करे। थोड़ा उछाल आता है अराउंड 50,600 के करीब, तो वहां पे 50,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप बेच सकते हैं। डाउन साइड मुझे लिमिटेड डाउन साइड लग रहा है, बट फिर भी 58,200 तक के लेवल दिखने चाहिए। बट ध्यान रखें कि थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है कि सिल्वर में देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड सिल्वर में प्रायोरिटी सिल्वर को दे, वहां पे थोड़ा 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सेलिंग की रिकमेंडेशन रहे। ओके, चलिए ये भी गोल्ड सिल्वर को लेकर अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में भी अब नरमी आ रही है। 3 सेशन में पिछले अगर आप देखें, आज को छोड़ दे तो 4% तक की गिरावट आई है। कुणाल जी, क्या कच्चे तेल में और गिरावट दिखेगी? 80 के नीचे भी ब्रेंट जाएगा? क्या लग रहा है, आपका व्यू क्या है कच्चे तेल को लेकर? जी, कच्चा तेल जो घट रहा है वो डिमांड कंसर्न्स के कारण घट रहा है, स्पेशली फ्रॉम चाइना। चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल, और चाइना में जो डिफ्लेशनरी ट्रेड फिलहाल चल रहा है उसके कारण कच्चे तेल में भी आपको एक गिरावट देखने में और मिल सकती है, इंटेंसिफाई हो सकती है। 6350 6400 तक के लेवल्स एक बार कच्चा तेल दिखा सकता है। मेटल्स और कच्चे तेल में लंबी तेजी की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है फिलहाल। प्रथमेश जी, आप आज क्या सलाह दे रहे हैं? 6,600 के आसपास है क्रूड, इन स्तरों पर फ्यूचर्स या ऑप्शंस में कोई ट्रेड स्ट्रेटजी है क्या आपके पास? फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं यहाँ से, और ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। फ्यूचर्स में 6,650 के आसपास क्रूड को बेचना चाहिए, 6,720 का स्टॉप लगाना चाहिए, और नीचे में टारगेट 6,500 के रहेंगे। सिमिलरली ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं 6,500 का, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन 20 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 6 रुपए का और टारगेट रखेंगे 50 रुपए के। ओके, रवि जी, आपकी कॉल क्या है क्रूड में? क्रूड में मुझे लग रहा है कि वहां पे सेलिंग प्रेशर थोड़ा बना रह सकता है, क्योंकि जो ब्रॉडर रेंज में एक्सपेक्ट रैंक में कर रहा हूँ वो 82 से 87 यही रेंज में शायद रहेगा। बट अभी 82 का सपोर्ट यहाँ से $1.5 नीचे है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए और सेलिंग साइड ही व्यू बनाना चाहिए। सेलिंग डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि इतना गिरावट आ चुका है, तो अगर थोड़ा रिस्क कम लेना है तो वहां पे पुट ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। 6600 का पुट ऑप्शन अभी 45 के करीब आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 20 का लगा है। अपर साइड मुझे लग रहा है कि पुट ऑप्शन में 100 तक के लेवल दिखने चाहिए, तो इतने करेक्शन के बाद थोड़ा आप सेफ रहने के लिए या वोलेटिलिटी अवॉइड करने के लिए पुट ऑप्शन से क्रूड को सेल कर सकते हैं। फ्यूचर वाइज मुझे लग रहा है कि एक बार नीचे 6450 तक के लेवल दिखने चाहिए, बट अगर पुट ऑप्शन करेंगे तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, तो पुट ऑप्शन का यूज करके क्रूड को सेल करें। ओके, नेचुरल गैस में भी काफ़ी अब नरमी आ गई। हाल के ऊपर के लेवल से देखें तो 215 के आसपास है MCX पर। मनोज जी, क्या करें नेचुरल गैस में? किस तरह की चाल दिखेगी? ट्रेडर्स क्या करें इन लेवल्स पे? नेचुरल गैस में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। इंटरनेशनल मार्केट में लगभग $3 के जो स्तर है वो टेस्ट किए थे। भारतीय बाजारों में भी 250 तक के स्तर हमने आते हुए देखे थे, और ऊपरी लेवल से एक अच्छी मुनाफा वसूली जो है यहाँ देखने को मिली है इस सप्ताह में। हमारा मानना है कि 212 210 के रेंज में एक अच्छा सपोर्ट जो है नेचुरल गैस में देखने को मिलेगा। तो नेचुरल गैस में अगर थोड़ी और गिरावट आती है 212 के आसपास, तो वहां इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं 207 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 221 222 तक का लक्ष्य यहाँ रख करके चल सकते हैं। ओके, यानी थोड़ी और गिरावट आए तो 212 के आसपास खरीदे 221 के टारगेट के लिए। बेस मेटल्स की चाल देख लेते हैं। कुणाल जी, आप कह रहे थे ये डिमांड कंसर्न बेस मेटल्स और क्रूड दोनों पर हावी है, और चाइना में के जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं उस वजह से अनसर्टेनिटी तो है ही, और 7.5% तक जिंक के दाम गिर गए हैं। कॉपर हफ्ते भर में, कॉपर में भी करीब 3 से 4% की गिरावट आ चुकी है ये हफ्ते भर में। क्या लग रहा है, क्या खरीदे और क्या बेचे बेस मेटल्स में आज? जी, मेटल स्पेसिफिक जिंक पे इन्वेंट्री LME पे बढ़ना चालू हो गया है। दैट इज नॉट अ गुड साइन। सो एक बार 205 के लेवल जिंक दिखा सकता है, 205 204 के आसपास होल्ड करना चाहिए। कॉपर की बात करेंगे, कॉपर भी 710 की ओर जा रहा है, और
जहाँ तक एल्यूमिनियम है 192 193 की ओर जा रहा है। सो ओवरऑल मेटल्स में सेलिंग बरकरार रहेगा और बिकॉज ऑफ द चाइना वीकनेस दिस विल नॉट हॉल्ट एंड फर्दर डाउनसाइड इज एक्सपेक्टेड। यानी आगे भी कमजोरी दिख सकती है। 710 रुपए तक कॉपर, 191 192 रुपए तक जिंक एल्युमिनियम और जिंक 205 रुपए तक फिसल सकता है। यानी और बिकवाली यहाँ पर कुणाल जी को दिख रही है। मनोज जी, आपकी टॉप कॉल क्या होगी बेस मेटल्स में आज? बेस मेटल्स में यहाँ कॉपर में अगर थोड़ी और बढ़त आती है 723 के आसपास तो वहां बिकवाली करके चलना चाहिए 727 के स्टॉप लॉस से। 715 तक के लक्ष्य जो है यहाँ रख करके चल सकते हैं। बेस मेटल्स में ओवरऑल यहाँ पे दबाव ही देखने को मिल रहा है। जब तक चाइना की तरफ से कोई स्टिमुलस नहीं आता है, सेल ऑन राइस की रणनीति रखना चाहिए। अगर कोई स्टिमुलस की अनाउंसमेंट होती है तो फिर वहां से एक बार शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रही। ओके रवि जी, जिंक क्या करे? आप भी बेचना पसंद करेंगे? जिंक में 7.5% तक हफ्ते भर में गिरावट आई है, क्या और गिरावट दिख रही है आपको जिंक में? जरूर से जो कुणाल जी ने बात की वही मेरा टारगेट है। 205 के टारगेट के लिए आप वहां पे बेच के चले। जिंक में 209 के करीब जितना मिले वहां पे बेचे। स्टॉप लॉस लगा सकते 211 का। मुझे लग रहा है कि 205 तक के इमीडिएट टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं। ओके प्रथमेश जी, आज आपकी सारी कॉल आपने बिकवाली की दी है, तो बेस मेटल्स में क्या बेच रहे हैं आप? बेस मेटल्स में मेरा भी ध्यान जो है नीचे की तरफ पे रहेगा। सारे बेस मेटल्स में गिरावट का रुख जारी रहेगा। स्पेसिफिकली एक काउंटर में अगर ट्रेड करना है तो वो कॉपर रहेगी। 722 के आसपास सेल करने की सलाह रहेगी। 725 का स्टॉप रहेगा। नीचे में टारगेट 716 के लिए रहेंगे। ओके करेंसी मार्केट की कुणाल जी, वापस से रुपया डॉलर के मुकाबले 83 के ऊपर जा चुका है। क्या लग रहा है आपको, और यहाँ से रुपए पर दबाव बढ़ सकता है क्या? जी हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में रिलेंटलेस बाइंग आ रही है। सो रुपये मौजूदा स्तर से 25 से 30 पैसे बढ़ने की जगह है, बट इट विल नॉट सस्टेन। ये जो डॉलर की भी जो स्ट्रेंथ है, इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट। इट्स जस्ट अ टेम्पररी फिनोमेनन। द डायरेक्शनल व्यू ऑन द डॉलर इंडेक्स इज डेफिनेटली ऑन द डाउनसाइड। सो जो भी रीजन से ये हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं, इट विल बी शॉर्ट लिव्ड। सो एक मैक्सिमम एक बार 83.30 तक रुपये जा सकता है, उससे ज़्यादा ऊपर मुझे नहीं नजर आ रहा है। 83.30 तक जा सकता है और ये 10 महीने के निचले स्तर पर है रुपया डॉलर के मुकाबले। और डॉलर इंडेक्स भी आप देख रहे हैं जिस तरह से वहाँ पर तेज़ी आई है, मजबूती दिखी है, उससे यहाँ पर रुपए पर भी दबाव बना है। चलिए एग्री मार्केट की चाल देख लेते हैं। कल की मुनाफा वसूली के बाद आज सभी मसालों में, टर्मरिक में तो आज भी दबाव है, लेकिन धनिया और जीरा ये दोनों काउंटर दायरे में है। रवि जी, क्या करना चाहिए मसालों में यहाँ से? आज एग्री कमोडिटीज में थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि कल की जो मोमेंटम मुनाफा वसूली थी उसके बाद आज थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड हो रहा है। हालांकि मुझे लग रहा है कि अगर स्पाइसेस में कुछ अभी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना है तो 70 to 100 के करीब धनिया बेटर ट्रेड हो सकता है। वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। अराउंड 70 to 100 बाय करें। शॉर्ट टर्म के लिए 70 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अपर साइड मेरा मानना है कि 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में धनिया वायदा में 7500 तक के लेवल आपको दिखने चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये गिरावट है वो धनिया के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हालांकि जीरा एंड टर्मरिक में मेरा मानना है कि वहां पे थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा है और कल के करेक्शन के बाद अभी भी इतने स्विंग्स बन रहे हैं तो उसको अवॉइड कर रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि लेवल पे एक धनिया बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके ग्वारसीड और ग्वारगम ये दोनों काउंटर कल यहाँ पर भी मुनाफा वसूली दिखी थी, आज यहाँ पर हल्की तेजी है, दायरे में कह सकते हैं, तेजी भी नहीं है। क्या करना चाहिए मनोज जी, ग्वारसीड और ग्वारगम में किन लेवल्स पे खरीदे अगर किसी को खरीदना ही है ग्वारसीड तो? ग्वारसीड में 6000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे लग रहा है टेक्निकली चार्ट पे। तो 6000 5980 के दायरे में अगर ग्वारसीड मिलता है तो बिल्कुल लेना चाहिए। 5850 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 6200 6250 तक का लक्ष्य जो है वहां रख करके चल सकते हैं। वहीं ग्वारगम की अगर बात करें तो 12400 के आसपास यहाँ अच्छे सपोर्ट्स हैं, तो वो स्तर मिलते हैं तो बिल्कुल बाय करना चाहिए 12100 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 13000 से 13200 तक का लक्ष्य वहां भी रखा जा सकता है। मनोज जी, सितंबर के जो भाव हैं 6100 रुपए के ऊपर है, तो वेट करें 100-200 रुपए के करेक्शन का तब खरीदे ग्वारसीड? हाँ, लगभग 101 रुपए का डिप का वेट करना चाहिए। 6000 के आसपास के भाव मिले तो वहां फिर एक बार बाइंग जो है वो रिस्क रिवार्ड वहां पे फेवरेबल नजर आता है। ओके, आपका व्यू क्या है ग्वारसीड ग्वारगम में? कुणाल जी, आपसे मेरा सवाल था ग्वार को लेकर, क्या व्यू बन रहा है अब?
मुझे लग रहा है गुआर सीड यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल ऑयल नीचे आया है तो थोड़ा बहुत करेक्शन आया है, पर ज़्यादा मंदी नज़र नहीं आ रही है इंडिया का क्रॉप सिनेरियो देखते हुए। सो 1 रुपये नीचे आता है 6,000 के आसपास, फिर से बाइंग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। ओके, चलिए, लेकिन अब बात कर लेते हैं गेहूं, चावल और दलहन। जिस तरह से इन सारी कमोडिटी के दाम बढ़े हैं हाल के दिनों में, 4 महीने में गेहूं के दाम 18% और चावल के दाम में भी 15% तक की तेजी आ चुकी है, और दाल के दाम तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। पिछले एक साल में आप देखें तो 30% तक भी तुअर के दाम बढ़े हैं। बात करने के लिए देवेंद्र वोरा साहब है हमारे साथ, कारोबारी है, ग्रेन कारोबारी है, एपीएमसी वाशी में बैठते हैं। देवेंद्र जी, क्यों बढ़ रहे हैं गेहूं के दाम, और क्या लग रहा है कैसे ये नरमी आएगी, गेहूं के भाव कैसे कम हो सकते हैं? आप बताइए उपाय। गेहूं का भाव, मैं जैसे आपको बोला था कि पिछली बारी आपने जब ये इंटरव्यू हमारा लिया था, जब बताया था कि अभी जो गवर्नमेंट चाहती है कि खाली फ्लोर मिल नहीं, मैं ऐसा समझता हूं कि व्यापारी एसोसिएशन जितने भी है उनकी काफी डिमांड है, काफी सरकार से उन्हें गुजारिश की है कि हमको भी माल दीजिए ताकि वो डायरेक्ट कंज्यूमर को पहुंचे। कंज्यूमर को जब भी मैं बोला हूं कि आप आपातकालीन परिस्थिति आती है, जब भी सरकार ने व्यापारियों के साथ मिलकर पूरी हिंदुस्तान को गेहूं और चावल की रेशनिंग के द्वारा सप्लाई दी है, और वो वही उनको करना चाहिए। और जो इंपोर्ट की बात अब हम लोग ने की थी, तो गवर्नमेंट अभी भी सोच रही है कि ड्यूटी हटाए नहीं हटाए। मैं ऐसा बोलता हूं, सरकार से गुजारिश करता हूं कि ओपन जनरल लाइसेंस के तहत पूरी हिंदुस्तान के फ्लोर मिलों को और ट्रेडरों को माल इंपोर्ट की परमिशन दी जाए, और उसको आश्वासन दिया जाए कि कोई भी जो सरकारी मगजमारी है, जो टेंशन है, वो नहीं आएगी। क्यों कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो उसको भी कम से कम माल आने में 1.5 से 2 महीना लग जाता है, विदेशों से माल आते आते, तो वो एक चीज करना चाहिए। और अभी भी बरसात का कुछ प्रॉपर जो अगस्त में चाहिए, उसमें थोड़ा अभी अल नीनो इफेक्ट या जो भी हो, मौसम का थोड़ा गड़बड़ी है, तो हमको एज ए प्रिकॉशन सरकार को ये सारी। चलिए, आपके ऑडियो में सर कुछ दिक्कत आ रही है। दलहन पे भी मेरा एक सवाल होगा, क्या आपको क्या लगता है दलहन की जब तुअर का इंपोर्ट जब शुरू हो जाएगा अफ्रीका से, सितंबर में नई खेप आनी शुरू हो जाएगी, तो देवेंद्र जी आपको लग रहा है कि दलहन के दाम कम होंगे, कुछ यहाँ पर भाव में तेजी से कमी आएगी? क्या लग रहा है, आपका अनुमान क्या कह रहा है? नहीं, अभी भी कोई देखो, जो हिसाब से मौसम की परिस्थिति है, वो हिसाब से मुझे नहीं लगता। और दूसरी एक नई बात आपके माध्यम से मैं सरकार को पहुंचाना चाहता हूं कि जितने भी कृषि उत्पादन है, उनका जो वायदा अभी चल रहा है, जो फ्यूचर ट्रेडिंग चल रहा है, उसके ऊपर सबसे पहले रोक लगानी चाहिए। बिना वजह में गेहूं, चावल और दलहन में तो हो ही नहीं रहा है, काफी समय से नहीं हो रहा है। किसी भी जरूरी चीजों पे तो फ्यूचर ट्रेड हो नहीं रहा है। जीवन आवश्यक चीजों में मसाला भी अभी देखो, सभी चीजों में 2 से 3 गुना भाव बगैर वजह से, कोई वजह नहीं थी, वो सारी चीजें अभी बढ़ चुकी है। जैसे जीरा हो, टमाटर की ट्रेडिंग कहाँ हो रही है फ्यूचर्स में? उसके दाम भी तो बढ़ रहे हैं। नहीं, मैं देखो, ऐसा है कि जो फ्यूचर में व्यापार है, जो जिसमें उसमें एक बार सरकार को रोक लगानी चाहिए। और गेहूं की जो हम बात करें, तो गेहूं में जो सरकार को अभी भी वो 4 करोड़ टन का जो मिल नहीं रहा है, वो 4 करोड़ टन गेहूं कहाँ गया, उसका भी कोई उसको व्यवस्था करना चाहिए, और ऐसा मैं समझता हूं। ओके, शुक्रिया देवेंद्र जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। रवि जी, अब आपका व्यू एक गेहूं पे लेना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको, गेहूं के दाम आगे किस तरफ जाएंगे? सरकार हालांकि लगातार कोशिश कर रही है, ओएमएसएस के जरिए भी बिक्री हो रही है, हो सकता है आने वाले समय में कुछ इंपोर्ट भी किया जाए। आपको लग रहा है कि दाम आगे कम होंगे, और सरकार के जो आंकड़े हैं उससे क्या इस बार कम उत्पादन का अनुमान है क्या गेहूं का? अभी तक मार्केट में जो इश्यू था वो पर्टिकुलर सप्लाई का था, और अभी फेस्टिविटी नजदीक है तो इससे डिमांड एक इसके साथ आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में इसका एक सेंटिमेंटल अपसाइड रहेगा। जब से रशिया ने ग्रेन डील से पीछे की है, तब से मार्केट में पर्टिकुलर ग्रेन्स एज वेल एज चावल भी इंडिया ने जब से एक्सपोर्ट बंद किया, तब से सारा ग्रेन मार्केट काफी ऊपर है। मुझे लग रहा है कि इस टाइम थोड़ा ट्रेड वाइज कंट्रीज है वो कंजर्वेटिव है, तो प्राइसेस में मुझे लग रहा है उछाल बना रहेगा। सप्लाई का इश्यू लास्ट टाइम भी था, बट ड्यू टू मंथ्स के काफी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी जो WTO ने काफी मेहनत करके वो पॉलिसी हटाई थी, फिर से ये रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में हम जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट वहां पे 32 रुपए तक के लेवल अभी और दिख सकते हैं, और शायद लग रहा है कि गेहूं
महंगा हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में जो ट्रेंड बना हुआ है दलहन एज वेल एज ये ग्रेन्स में, वो आगे भी बरकरार रहेगा और फेस्टिविटी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक डिमांड का फैक्टर वहाँ पे प्राइसेस को सेंटिमेंट सपोर्ट देता रहेगा। ओके मनोज जी, अब आपसे मेरा सवाल गेहूं और चना दोनों पर होगा। चने के दाम तेजी से फिर से बढ़ गए, 2 साल से ज्यादा के ऊपरी स्तरों पर है। क्या लग रहा है, इंदौर एक बड़ा मार्केट गेहूं का भी है, चने को लेकर भी वहां के भाव को रेफरेंस के तौर पे देखा जाता है। क्या लग रहा है इन दोनों कमोडिटीज को लेकर किस तरह भाव आगे रहेंगे? गेहूं में बिल्कुल जैसा आप बता रहे थे कि जो गवर्नमेंट के आंकड़े थे और जो एक्चुअल जो प्रोडक्शन था उसमें एक काफी मिसमैच था, और उसी के चलते हमने यहाँ पे बढ़त जो है वो कीमतों में आते हुए देखी है। गवर्नमेंट के यहाँ पे काफी प्रयास जो है वो देखने को मिल रहे हैं कीमतों को काबू में रखने के। लेकिन अभी यहाँ पे जो ओवरऑल पोजीशन है सप्लाई की वो थोड़ी टाइट है, तो उसी के चलते भाव में यहाँ पे जो है बढ़त देखने को मिल रही है। अभी नई क्रॉप में यहाँ काफी समय है, तो उसके चलते अभी भी यहाँ पे जो मजबूती है वो जारी रह सकती है। और चने की अगर हम बात करें तो जो दूसरे दलहन है, जो तुअर है या मूंग है या उड़द है, वहां पे दालों के भाव काफी ज्यादा है। और चना पिछले 2 साल से काफी नीचे ट्रेड हो रहा था, और इवन हम एमएसपी के नीचे कीमतों को ट्रेड करते हुए देख रहे थे। निचले स्तरों से कीमतों में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, और अब 5,800 के आसपास जो है यहाँ पे मंडियां भी ट्रेड हो रही है। तो चने में भी यहाँ पे मजबूती जो है वो आगे भी जारी रह सकती है। 6,200-300 तक के जो स्तर है वहां भी आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी चना और गेहूं की अगर हम बात करें तो ट्रेंड यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव ही नजर आता है। ओके, शुक्रिया मनोज जी आपका, रवि जी आपका, कुणाल जी आपका, प्रथमेश जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला पूरी कमोडिटी की एनालिसिस की। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन